जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी केसरवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्नो ग्रुप की एक नई पहल चर्चा में। आज अवसर है नेशनल एजुकेशन डे का, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रश्न खड़े होते ही हैं, चाहे वह आने वाली पीढ़ियों का शिक्षा की ओर भविष्य को लेकर हो या उसमें हो रहे बदलावों को लेकर हो। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और आज उन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुछ साथी जयंत, दुर्गा और तान्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुर्गा से। तो दुर्गा, हमें यह बताइए कि शिक्षा व्यवस्था क्या है और किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति का होना क्यों आवश्यक है। देखिए साक्षी, जब हम बात करते हैं शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की, तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा का मतलब ही है सीखना और सिखाना। शिक्षा बच्चों के अंदर की आंतरिक शक्ति को बाहर लाता है, और जब हम इसी कार्य को एक व्यवस्थित ढंग में करते हैं, यानी सीखने सिखाने की इस प्रणाली को एक व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं, तो उसे शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षा का मतलब है सीखना और सिखाना, वैसे ही एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के नागरिकों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक राष्ट्र को चलाने के लिए जैसे नियम, कानून और संविधान होते हैं, वैसे ही शिक्षा के लिए शिक्षा नीति का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही शिक्षा नीति का पालन करते हुए देश के नागरिक देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा नीति की दुर्गा, तो आपको क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति के आने से शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का प्रभाव पड़ा है और यह किस हद तक सकारात्मकता को बढ़ावा दे रही है। साक्षी, मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति के आने से काफ़ी बदलाव आए हैं। जैसे कि अब 3rd क्लास तक के बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना होगा, जिससे उनके ऊपर से एकेडमिक प्रेशर कम होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ेगा। दूसरा, अब 5th क्लास तक के बच्चों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही कई सारे सकारात्मक बदलाव हैं जो नई शिक्षा नीति में आए हैं। तो जैसा कि दुर्गा ने हमें शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव के विषय में बताया, तो अब हम बात करते हैं तान्या से। तो तान्या, हमें यह बताइए कि राजनीतिक दृष्टि से पहले की शिक्षा व्यवस्था और अब की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का अंतर देखने को मिला है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साक्षी, अब आते हैं आपके सवाल पे। आज़ाद भारत में शिक्षा की बात होते हुए भी सबसे ज़्यादा अनदेखी इसी की हुई। कमीशन पर कमीशन बने, पर शिक्षा का मूलभूत ढांचा औपनिवेशिक भारत वाला ही रहा। सन 1968 में भारत की सबसे पहली शिक्षा नीति आई, फिर सन 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई, और अब 2020 में भारत की तीसरी शिक्षा नीति आई है, जिसमें 10+2 की शिक्षा पद्धति को हटाकर 5+3+3+4 की पद्धति को रखा गया है। इसके तहत 3 से 8 साल तक की उम्र में बुनियादी, 8 से 11 तक प्री प्राइमरी, 11 से 14 तक प्रेपरेटरी और 14 से 18 तक सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाई होगी। इसके अलावा विज्ञान और ह्यूमैनिटीज़ के बीच कोई कड़ा वर्गीकरण नहीं होगा। बच्चों को सभी तरह के विषय पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। वहीं स्नातक की पढ़ाई को 3 की जगह 4 साल का कर दिया गया है। जिस साल भी छात्र पोस्ट छोड़ेगा, उसे उस स्तर के अनुसार डिग्री या डिप्लोमा दिया जाएगा। नीति के तहत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इसी तरह कई सारी चीज़ें हैं जो नई शिक्षा नीति में बदलाव दर्शाती हैं। तो तान्या, जब हम राजनीतिक दृष्टि से ही बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति को लाने के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है या फिर यह जन कल्याण के लिए और राष्ट्र हित के लिए है। राजनीतिक उद्देश्य का तो नहीं पता, पर जब हम बात करते हैं जन कल्याण की, तो हर तरह की नीति में बदलाव होना ज़रूरी हो जाता है, और शिक्षा के क्षेत्र में ये और भी ज़रूरी है। इस नई नीति के तहत कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी का भारत की संस्कृति और सभ्यता की ओर झुकाव रहेगा, और जब हम ज़मीनी स्तर से जुड़े रहेंगे तभी राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि तान्या ने हमें राजनीतिक दृष्टि से शिक्षा के बारे में बताया, तो चलिए अब बात करते हैं जयंत से। तो जयंत, हमें यह बताइए कि सामाजिक दृष्टि से शिक्षा में हुए बदलावों को लेकर समाज में रह रहे लोगों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। जी, आपने यहाँ पर बदलाव शब्द का प्रयोग किया है। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव चाहे कैसा भी हो, समाज पर उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता ही है, और ख़ास तौर से जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की बात करते हैं तो उसका असर समाज के विभिन्न वर्गों पर बहुत ही खास तरीके से पड़ता है। तो साक्षी, मेरा व्यक्तिगत मानना यह भी है
कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि विद्यार्थियों को कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाए। शिक्षा का मतलब यह भी है कि उनको कुछ ऐसी प्रासंगिक चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएं जिससे कि वो भविष्य में आगे बढ़ सकें और ऐसे काम कर सकें जो कि उनके भविष्य में काम आए, जिससे कि समाज का भी भला हो और उनका भी भला हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि शिक्षा में बदलाव और उसके असर के बारे में, तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर यही होता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, उनकी आधारशिला ये तैयार करती है। वो जो स्किल्स सीखेंगे शिक्षा के माध्यम से, और उसके बाद जब वो आगे जाकर विभिन्न सेक्टरों में नेता बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, तो उससे हमारे देश की आधारशिला तैयार होगी और हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो जयंत, ये तो बात हुई सामान्य जन की, पर क्या सामाजिक स्तर पर यह नई शिक्षा नीति बेहतर भविष्य की राह दिखाती है? अगर हाँ, तो किस तरह से? जी हाँ, मेरा यही मानना है कि जो नई शिक्षा नीति है वो एक बेहतर भविष्य की राह दिखलाती है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बाकी सभी लोकतंत्रों की तरह हमारे देश में भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, क्लाइमेट चेंज, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में भी हैं। तो जब हम समस्या की बात करते हैं तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कोई भी समस्या कभी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना निकाला जा सके। ठीक उसी प्रकार से जितनी भी समस्याएं हमारे देश में या फिर किसी और देश में, किसी भी समाज में है, उन सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। और समस्याओं का हल निकालने के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो होता है कि हमारे समाज को शिक्षित करना, शिक्षा प्रदान करना। फिर जब हम इस नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति जो सरकार द्वारा लाई गई है, इसमें जितने भी बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव देश में समय के साथ बदले आर्थिक और सामाजिक ढांचे को देख कर किए गए हैं। जब उसकी तर्ज पे ये बदलाव किए गए तो उससे ये होगा कि जो लोग, जो पिछली पीढ़ी थी, उस टाइम पे वो कुछ अलग तरीके से सोचते थे, कुछ अलग तरीके से पढ़ते थे, उस टाइम पे सिचुएशंस कुछ अलग थी। अभी सिचुएशंस बदल गई हैं, उनकी सोच बदल गई है, तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा। जब शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तो इससे जितनी भी हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जैसे भुखमरी हो गई, बीमारी हो गई, बेरोजगारी है, या फिर लोगों की छोटी सोच है, दकियानुसी सोच है, उनको हम खत्म कर सकते हैं। और ये सब शिक्षा से ही पॉसिबल है। तो शिक्षा का जो शिक्षा नीति में जो बदलाव है, इससे ये है कि समाज में बहुत बदलाव होगा और हमारा देश इससे बहुत ही आगे बढ़ेगा और एक बार फिर से हमारा देश विश्व गुरु कहलाया जा सकता है। हाँ जयंत, आपने बिल्कुल सही कहा। नई शिक्षा नीति में हुए बदलावों के कारण हमारा राष्ट्र एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है। इसमें नई शिक्षा नीति का एक अहम योगदान है। जब हम शिक्षित और जागरूक होंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो चलिए जारी रखेंगे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में, तब तक के लिए धन्यवाद।